हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म स्टडी विद डियर खान सर पर। आज हम बात करेंगे अगले चैप्टर के बारे में जिसका नाम है पौधों एवं जंतुओं का संरक्षण। इन पौधों को और जंतुओं को हम कैसे बचा सकते हैं, इनका बचाव कैसे कर सकते हैं हम और क्यों करें, क्या कारण है कि इनको बचाएं हम, वो सारी बात आज करेंगे हम आपके साथ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें आप। ठीक है, यस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सारांश में। वन्य प्राणी अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान एवं जैव मंडल, आरक्षित क्षेत्र ऐसे नाम हैं जो वन एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण तथा परीक्षण के लिए बने होते हैं भैया। यानी कि जो वन्य प्राणी होते हैं ना, उनको बचाने के लिए ये सब चीजें होती है। क्या क्या? जैव आरक्षित क्षेत्र है ना, अभयारण्य होते हैं, है ना, और आपका जैसे राष्ट्रीय उद्यान होते हैं। ये सब क्या है? ये वन्य जीवों को बचाने के लिए भारत सरकार द्वारा और अलग अलग देशों की सरकारें जो होती है वो जंतुओं को सुरक्षा देने के लिए इन सब चीजों को बनाती है ना, और उनका रखरखाव करती है। ठीक है ना, ओके। तो वन्य प्राणी अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल, आरक्षित क्षेत्र ऐसा नाम है जो वन एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण तथा परीक्षण के लिए बने होते हैं। ठीक है ना। किसी क्षेत्र के सभी पौधे एवं जंतु, किसी क्षेत्र विशेष के सभी पौधे एवं जंतु उस क्षेत्र के वनस्पति जात और प्राणी जात से जाने जाते हैं। किस जात से जाने जाते हैं? किस जात से जाने जाते हैं? वनस्पति जात और प्राणी जात से। इसके बारे में और आगे अच्छे से जानकारी दी गई है ना। चलिए अभी इतना समझिए, किसी क्षेत्र के सभी पौधे एवं जंतु उस क्षेत्र के वनस्पति, यदि वो पौधे हैं तो वनस्पति जात, किसी क्षेत्र में जितने भी पौधे पाए जाते हैं वो क्या है? वो वनस्पति जात है। किसी क्षेत्र विशेष में जितने भी जंतु पाए जाते हैं वो सब क्या है? वहां के जंतु जात। ठीक है ना, तो प्राणी जात या जंतु जात से जाने जाते हैं। ओके बेटा, ओके। जैव विविधता का अर्थ है किसी विशिष्ट क्षेत्र में पाए जाने वाले सजीवों की विभिन्न किस्मों से है भैया। समझ में? बायोडाइवर्सिटी जिसको हम कहते हैं, किसी क्षेत्र विशेष में जो अलग अलग प्रकार के जो जीव पाए जाते हैं, वो अलग अलग जीव से मतलब कि अलग अलग किस्म होगी उनकी, है ना। तो ये जो डाइवर्सिटी इसी को कहते हैं हम लोग, कि अलग अलग किस्म के जो जीव रहते हैं एक ही जगह पर, तो उनमें क्या पाई जाती है? विविधता पाई जाती है। इसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। ठीक है ना, ओके। संकटापन्न स्पीसीज मतलब जातियां, वह स्पीसीज है जो विलुप्त होने के कगार पर आ गई है। संकट उत्पन्न हो गया उनके ऊपर। ऐसी कुछ जातियां भी है जीवों की, जंतुओं की, जिनके ऊपर क्या आ चुका है? संकट आ चुका है ना, और वो विलुप्त होने के, खत्म होने के कगार पे है। तो वो होती है संकटापन्न जातियां। क्या कहते हैं उनको? संकटापन्न जातियां। ठीक है ना। विशेष क्षेत्रीय स्पेसीज किसी क्षेत्र विशेष में ही पाई जाती है। विशेष क्षेत्रीय स्पेसीज मतलब कुछ जीवों की ऐसी जातियां होती है जो किसी खास विशेष जगह पर ही पाई जाती है। ठीक है ना, हर जगह वो नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, ओके। रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक में संकटापन्न स्पेसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है भैया। जो रेड डाटा बुक होती है ना, ये हर देश के पास अपनी अपनी होती है, अलग अलग। ठीक है ना, किस देश में कौन से जंतु उनके ऊपर संकट आया हुआ है, कौन विलुप्त होने कगार पे है, उनका सबका डाटा जो रहता है वो संग्रह रहता है कौन सी बुक में? रेड डाटा बुक में, रेड डाटा बुक में। ठीक है ना, तो रेड डाटा बुक में संकटापन्न स्पेसीज का रिकॉर्ड रहता है। ठीक है। प्रवास वह परिघटना है जिसमें किसी स्पेसीज का अपने आवास से किसी अन्य आवास में हर विशेषकर प्रजनन के लिए चलन होता है। भाई प्रवास क्या है, ये पूछा गया है। कुल मिलाकर बात ये कि प्रवास में क्या होता है कि एक जीव जो होता है अपने स्थान से दूसरे स्थान की ओर चला जाता है अपने अनुकूलन के हिसाब से। जैसे कि किसी स्थान विशेष में गर्मी पड़ रही है, तो वो गर्मी को मान लो वो सहन नहीं कर पा रहा है, तो वो किसी ऐसे स्थान पे पहुंच जाएगा जहां थोड़ी ठंडक उसे मिल जाए। तो उसने क्या कर लिया? प्रवास। और ये प्रवास ज्यादातर जो जीव होते हैं वो जनन के लिए भी करते हैं। किसके लिए करते हैं? जनन के लिए, प्रजनन के लिए। एक व्यवस्थित जगह देखते हैं ये लोग और वहां पर पहुंच जाते हैं। इसको ही क्या कहते हैं? प्रवास कहते हैं। अब एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना, सिंपल भाषा में प्रवास। ठीक है, ओके। देखो प्रजनन के लिए, विशेषकर प्रजनन के लिए चलन होता है, मतलब चले जाते हैं वो लोग। ओके। वर्ष की विशेष अवधि में पुनर्वनरोपण, पुनर्वनरोपण नष्ट किए गए वनों को पुनः स्थापित करने के लिए रोपण करना है।
भैया रोपण के बारे में बताया गया है कि वर्ष की विशेष अवधि होती है ना, उसमें आपको वनों को लगाना चाहिए, डबल से रोपण करना चाहिए। अगर कोई वन या कोई पौधा जो है आपने लगाया और वो उग नहीं पाया, ग्रोथ नहीं कर पाया, तो पुनः रोप दो उसको। या फिर बहुत सारी जगहों पे क्या होता है, जंगल को काट दिया जाता है विकास के नाम पर, ठीक है ना, उद्योगों के नाम पर, सड़कों के नाम पर, ठीक है ना। तो वहां पे क्या होना चाहिए, कहीं दूसरी जगह पे उतने ही या उससे कहीं ज्यादा संख्या में वन का रोपण करना चाहिए, ठीक है ना, पुनर्रोपण होना चाहिए। और नष्ट किए गए वनों को पुनः स्थापित करने के लिए रोपण करना होता है, ठीक है ना। तब जाकर बैलेंस बना रहेगा आपका और प्रकृति का, ठीक है ना। ऑक्सीजन O2 और CO2 का बैलेंस तभी जाकर बना रह सकता है ना। नहीं तो आप अगर वन काटते जाएंगे, पौधे काटते जाएंगे, तो फिर CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी, राइट। और CO2 की मात्रा अगर बढ़ गई तो क्या होगा, तापमान बढ़ेगा। तो तापमान अगर बढ़ा तो मैंने कल बताया था आप लोगों को पिछली क्लास में, है ना, ग्लेशियर पिघलेंगे, और ग्लेशियर पिघलेंगे तो समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा, और जल स्तर बढ़ेगा तो तटीय क्षेत्र वाले भाग है हमारे पृथ्वी के, समुद्र के किनारे वाले भाग जो हैं वो जलमग्न हो जाएंगे और एक बड़ी संख्या डूब जाएगी पानी में, ठीक है ना। ओके, हमें वृक्ष ऊर्जा और पानी की बचत के लिए कागज की बचत, पुनः उपयोग और पुनः चक्रण करना चाहिए। भैया अगर आपको वृक्ष बचाना है, ऊर्जा बचानी है, पानी की बचत करनी है, तो जो कागज होता है ना, कागज जिसे आप रोज लिखते हो, फाड़ के फेंक देते हो, दुरुपयोग कर देते हो, उस कागज को सुरक्षित रखना पड़ेगा आपको, उसकी बचत करके रखना पड़ेगा। उसको जितना जरूरत है उतना इस्तेमाल करिए। क्यों? क्योंकि कागज बनेगा किससे? पेड़ पौधों से बनेगा, उनकी लुगदी से बनेगा, बांस से बनता है, ठीक है ना। तो अगर कागजों की बर्बादी होगी तो कहीं ना कहीं पेड़ को ही उनका भुगतान करना पड़ेगा, और अगर पेड़ को भुगतान करना पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं मानव जाति को उसका नुकसान भविष्य में हो सकता है, ठीक है ना। कागज की बचत, पुनः उपयोग, जितना हो सके उसका पुनः उपयोग कीजिए, पुनः चक्रण यानी कि रिसाइकलिंग करना चाहिए, है ना। जैसे रद्दी, आपको मालूम है रद्दी बिकती है कि नहीं बिकती है, तो पुनः रिसाइकलिंग में चली जाती है वो। आपने कागज पेपर पढ़ लिया, फिर उसको बेच दो, है ना। फालतू खराब मत करो, मतलब उसको ऐसे फेंकना नहीं चाहिए, है ना। वनोन्मूलन बहुत महत्वपूर्ण है। वनोन्मूलन मतलब वनों के कट जाने को वनोन्मूलन कहते हैं। वन कटाई होती है कि नहीं, उस वन की कटाई को क्या कहते हैं? वनोन्मूलन कहते हैं, वनोन्मूलन, ठीक है ना। वनोन्मूलन के बहुत सारे कारण होते हैं। कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना, लोगों की, कई लोगों की इच्छा होती है कि ये वन काटते हैं यहाँ का और यहाँ पे बढ़िया अपनी 1-2 बीघा और बढ़ जाएगी जगह, तो उसके लिए भी वन काट देते हैं लोग, पेड़ पौधे काट देते हैं। आजकल तो मेड़ जो होती है वो मेड़ भी सुरक्षित नहीं रही है, उसमें भी लोग बख्खर लगा देते हैं, इतनी सी बच जाए बस वही बहुत है ना। तो कहीं ना कहीं पेड़ों का नुकसान हो ही रहा है लोगों के द्वारा, है ना, भविष्य नहीं दिखता है लोगों को, ठीक है। फर्नीचर बनाने के लिए भी पेड़ काटे जा रहे हैं, है ना, अथवा लकड़ी का ईंधन के रूप में प्रयोग करना। लकड़ी, कई सारे लोग आज भी LPG का इस्तेमाल नहीं करते हैं और लकड़ी का ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो उसमें भी आप क्या कर रहे हैं? पेड़ काट रहे हैं, है ना। हालांकि ये पेड़ सूखे हो जाते हैं तो वो एक बार चल जाता है, लेकिन फर्नीचर वगैरह के लिए और उसके बाद में ये कृषि के लिए भूमि अगर किसी को जरूरत पड़ती है तो वो लोग सूखे पेड़ का इंतजार नहीं करेंगे, उनको तो काटना है, मतलब काटना है, ठीक है। ये तो कहीं ना कहीं ये सारे कारण क्या है? ये कारण है, रिस्पॉन्सिबल कारण है वनोन्मूलन के, ठीक है ना, वन की कटाई के कारण है। ओके बेटा। और कारखानों का निर्माण भी एक बड़ा कारण है इसमें। किसका निर्माण? कारखानों का निर्माण भी एक बड़ा कारण है इसमें, ठीक है। ठीक है, अगला देखिएगा, वनोन्मूलन के परिणाम। अब वन उन्मूलन, अगर वन की कटाई होगी बेटा तो उसके क्या परिणाम होंगे जरा देखिए यहाँ पे। वन की कटाई होने की वजह से उन जंगलों में रहने वाले जानवर बेघर हो जाएंगे। बताओ आप, जंगलों में जानवर रहते हैं कि नहीं रहते हैं? अगर जंगल ही काट दिए जाएंगे तो बेघर हो जाएंगे। कौन? जानवर। कहाँ रहेंगे बेचारे? इधर उधर भागते फिरेंगे। और कब तक भागेंगे? लोग तो काटने में लगे हुए हैं, और जब सारा जंगल काट ही देंगे तो ये जानवर क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। और जानवर विलुप्त हुए तो प्रकृति का बैलेंस बिगड़ जाएगा, ठीक है ना। इसलिए हर किसी की आवश्यकता है इस पृथ्वी पर, जितने जानवर है, जितने जीव है, उनकी सबकी जरूरत है कहीं ना कहीं, है ना, पृथ्वी का बैलेंस बनाने के लिए।
बहुत सारी प्रजातियां खत्म हो जाती है ना, बहुत सारी प्रजातियां क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। पृथ्वी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगती है, अभी बताया था मैंने आपको, CO2 की मात्रा बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी, CO2 की मात्रा बढ़ेगी, जिसकी वजह से सूखा जैसी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। अगर CO2 की मात्रा बढ़ी तो सूखा जैसी समस्याओं का सामना भी आपको करना पड़ेगा, कारण क्योंकि वन की कटाई कर रहे हैं आप, वन की कटाई कर रहे हैं आप, इसलिए क्योंकि, और वन वर्षा के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है ना। पृथ्वी का पूरा संतुलन बिगड़ जाता है, और इसी के साथ साथ क्या होता है, पृथ्वी का संतुलन भी बिगड़ जाता है। पृथ्वी की मिट्टी से नमी खत्म हो जाती है, पेड़ों की कटाई से क्या हो जाएगा बेटा, जो नमी, ह्यूमिडिटी जो रहती है, आर्द्रता जो होती है वो खत्म हो जाती है ना। और उर्वर भूमि मरुस्थल में तब्दील हो जाती है, जो उपजाऊ भूमि थी जिससे अच्छी खासी पैदावार ली जा सकती थी, वो बंजर भूमि में कन्वर्ट हो जाएगी। ये इतने खतरनाक जो है साइड इफेक्ट है वनों की कटाई के, ठीक है, मरुस्थल में तब्दील हो जाती है, इसे मरुस्थलीकरण कहते हैं, है ना। उर्वर भूमि या भूमि का मरुस्थल में तब्दील होना क्या कहलाता है, मरुस्थलीकरण कहलाता है, मरुस्थलीकरण कहलाता है, ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया आपका, ओके। जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, देखिए क्या है ये, एक सीमित क्षेत्र के अंदर रहने वाले जानवरों और पेड़ पौधों की अलग अलग प्रजातियों को हम जैव विविधता कहते हैं। उदाहरण से समझिए, जैसे मान लो एक कोई सीमित क्षेत्र है, सीमा बना दी मैंने, है ना, अब यहाँ पर बहुत सारे जानवर रहते हैं, है ना, बहुत सारे क्या रहते हैं, जानवर, और ये सब अलग अलग किस्म के जानवर है, अलग अलग प्रकार के पौधे हैं, ठीक है ना, ये ठीक है ना। तो जानवर और पेड़ पौधों की अलग अलग प्रजातियां, सबकी क्या है, अलग अलग प्रजातियां को हम जैव, अलग अलग, विविधता का मतलब ही क्या है, विविधता का मतलब अलग अलग, है ना। भारत की विशेषता है, क्या विशेषता है भैया भारत की, अनेकता में एकता, भारत की विशेषता, याद ही है आपको। हमारे यहाँ अलग अलग प्रकार के लोग, अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं कि नहीं रहते हैं, रहते हैं, यस। तो इसी प्रकार से जानवरों और पेड़ पौधों की अलग अलग प्रजातियों को हम जैव विविधता का नाम देते हैं, कि जीवों में क्या है, विविधता है, ठीक है ना। बिल्कुल एक जैसे जीव नहीं है, किसी जंगल में है तो कोई जंगल है तो क्या उसमें हिरण ही हिरण मिलेंगे आपको, कोई जंगल तो भालू ही भालू मिलेंगे, ऐसा है क्या, अरे हिरण भालू शेर सब एक साथ रहते हैं, ठीक है ना। पेड़ पौधे भी कोई ऐसा नहीं है कि एक ही इमली का पूरा वो रहेगा, क्या नाम से, गार्डन, बगीचा, ठीक है ना। सारे पेड़ पौधे जंगल में क्या रहते हैं, मिलते जुलते रहते हैं, मतलब मिले जुली सभ्यता देखने को मिलती है वहां पे अपने को, सब पौधे जो हैं एक जंगल में हमें देखने को मिलते हैं, सब तरह के पौधे, इसी को बोलते हैं क्या, जैव विविधता कहते हैं इसको बेटा। अभयारण्य की बात करते हैं, वह क्षेत्र जहां जंतु और उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं, उसको कहते हैं क्या, उसको कहते हैं हम लोग अभयारण्य, है ना। ध्यान रखिए, वह क्षेत्र जहां जंतु और उनके आवास, जंतु और जहां वो रहते हैं मतलब उनका आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं अभयारण्य, है ना, ओके। राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित ऐसे क्षेत्र जहां वह स्वतंत्र रूप से आवास और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं भैया। देखो, स्वतंत्र रूप से आवास का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं, उन प्राकृतिक संसाधनों का भी उपयोग कर सकते हैं। उस जगह को बोलते हैं क्या बेटा, राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं उसको, क्लियर हो गया। आरक्षित होते हैं ये क्षेत्र, क्या होता है, वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित होते हैं, रिजर्व होता है ये, है ना। जैसे आपकी सीट नहीं होती, रिजर्व कर लेते हैं आप लोग ट्रेन में बुक करके सीट को, है ना, ऐसे आरक्षित ऐसे क्षेत्र है जहां वह कौन, जंतु स्वतंत्र रूप से आवास और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, उस जगह को बोलते हैं हम लोग क्या, राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, ठीक है। जैसे कि कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान, है ना। मंडला, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। अब जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्या है भाई, देखो, वन्य जीवन, पौधे एवं जंतु, संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासियों के परंपरागत, यहाँ पे ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण, आदिवासी, ठीक है ना। तो आदिवासियों के परंपरागत ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। भाई इसमें वन्य जीवन,
मतलब जंतु जो है वन में रहने वाले वो तो है ही सही, पौधे भी है, लेकिन साथ साथ आदिवासियों के लिए भी है ये, ठीक है ना। उसको बोलते हैं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। तो वन्य जीवन, पौधे एवं जंतु संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासियों के परंपरागत ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं जैव आरक्षित या जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। ठीक, ओके। चिड़ियाघर की बात करते हैं, जू की बात करते हैं। यहाँ प्राणियों का संरक्षण किया जाता है, लेकिन वह कृत्रिम आवास में रहते हैं। आपने देखा होगा, इंदौर का चिड़ियाघर देखा होगा आप लोगों ने, है ना। अलग अलग जगहों पर आप चिड़ियाघर में गए होंगे, तो वहां पे जो जानवर होते हैं, जो जंतु होते हैं, जैसे शेर हो गया, बाघ हो गया, ये जो बड़े जानवर होते हैं, ये सब किस में बंद रहते हैं, किसी न किसी उनके लिए उनका ऊपर कवर होता है, कोई बड़ा सा घर बना दिया जाता है और उसमें वो रहते हैं, ठीक है ना। या फिर एक लंबा चौड़ा एरिया जो होता है वो उनको जाली में पैक कर देते हैं, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं कृत्रिम आवास यानी कि आर्टिफिशियल जो आवास होता है उसमें वो रहते हैं, है ना। तो ये याद रखिए कि कृत्रिम आवास जहाँ है मतलब वो चिड़ियाघर है, लोगों को दिखाने के लिए वहां पे कि भाई देखो ये ऐसा रहता है शेर, बच्चे बड़े खुश होते हैं, देखो शेर देख लिया हमने, ठीक है ना, इस तरह से। तो एक मनोरंजन के लिए भी इनका इस्तेमाल होता है वहां पे, ठीक है ना। संकटापन्न स्पीसीज यानी कि जातियां, ठीक है ना, ऐसी जातियां जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम हो जाती है। जैसे उदाहरण के लिए मान लो कि हमें 100 से अगर नीचे किसी जीव की जाति हो गई तो उसे हम मानेंगे संकटापन्न, ठीक है ना। तो 100 क्या है, निर्धारित स्तर हो गया। अब उससे अगर कम हो गई किसी जीव की जाति या संख्या, तो क्या मान लेंगे, उसको संकटापन्न जाति में शामिल उसको कर देंगे, ठीक है, ओके। जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम हो जाती है, इन प्रजातियों के समाप्त होने का खतरा बढ़ जाता है भैया, है ना। जिनकी संख्या कम होती जाती है लगातार, तो उनका समाप्त होने का अंदाजा आप लगा ही सकते हैं, काफी हद तक खतरा बढ़ जाता है उनकी जाति के लिए, ठीक है। उसे हम संकटापन्न स्पीसीज कहते हैं, है ना। उदाहरण के लिए बाघ हो गया, बारहसिंगा, हिरण, जंगली आम वगैरह वगैरह, ठीक है ना। इन सब पे ये क्या है, इन पर संकट उत्पन्न हो गया भाई, है ना। इनको अब रखने के लिए इतने बड़े जंगल नहीं है, जैसे ये बारहसिंगा बाघ हो गया, ये बड़े बड़े जंगलों के लोग हैं ये, तो ऐसे बड़े जंगल देखने को नहीं मिलते हैं, बहुत कम रह गए हैं। तो इनके ऊपर क्या आ गया है, संकट आ गया है। तो ये कहलाती है संकटापन्न जातियां या स्पीसीज, ठीक है, ओके। जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र, देखो आप लोग, ये जो जंतु है वो अपना जीवन यापन करते हैं, तो उनके लिए बड़े बड़े जगह कौन कौन सी है, विशाल संरक्षित क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो पचमढ़ी अभ्यारण्य, नाम खूब सुना होगा आप लोगों ने, है ना। पचमढ़ी होशंगाबाद में आपका, पिपरिया को ये भी होशंगाबाद में पड़ता है ना। पनार पानी गेट हो गया, पचमढ़ी क्षेत्र ये पूरा का पूरा ही है भैया, ठीक है ना। नीमगन सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान आपका, बोरी अभ्यारण्य, बोरी अभ्यारण्य, धैन बोरी अभ्यारण्य ये पूरा क्षेत्र है। चूर्णा संरक्षित क्षेत्र है पूरा का पूरा, ठीक है ना। पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है पूरा, पचमढ़ी का जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है भैया, है ना। क्लियर है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किसे कहते हैं, पिछली स्लाइड में आप देख चुके हैं, अच्छे से समझना उसको आप, ठीक है बेटा, ओके। विलुप्त स्पीसीज, विलुप्त जातियां, ऐसी प्रजातियां जो अब हमें देखने को नहीं मिलती है, अर्थात जो प्रजातियां अब समाप्त हो चुकी है उसे हम विलुप्त जातियां कहते हैं। उदाहरण के लिए डायनासोर, बताओ डायनासोर दिखता है क्या आज आपको, नहीं दिखता है, तो विलुप्त हो गया ना, काम खत्म हो गया उसका, उसको बोलते हैं विलुप्त स्पीसीज, विलुप्त जातियां हैं, है ना, जो आज देखने को नहीं मिलती है, ठीक है ना, खत्म हो गई है। वनस्पति जात, अब देखो यहाँ पर स्पष्ट लिखा है वनस्पति जात क्या है, किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधों को हम वनस्पति जात कहते हैं। जैसे मान लो सुंदरवन डेल्टा है पश्चिम बंगाल में, है ना, तो वहां पर कुछ विशेष प्रकार के पौधे पाए जाते हैं, है ना। तो उन सभी पौधों को सामूहिक रूप से हम क्या कहेंगे, वनस्पति जात। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधों को हम क्या कहते हैं, वनस्पति जात कहते हैं, ठीक है ना। देखो किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधों को हम वनस्पति जात कहते हैं, ठीक है। अगला है प्राणी जात, किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतुओं को हम प्राणी जात कहते हैं। बस ये प्राणी है तो जीव जंतु, किसी विशेष क्षेत्र में जो जीव जंतु निवास करते हैं उन्हें हम सामूहिक रूप से क्या कहते हैं, प्राणी जात कहते हैं,
क्या कहते हैं? प्राणी जात कहते हैं। ठीक है, रेड डाटा पुस्तक एक बार फिर देख लीजिए आप। इस पुस्तक के अंदर संकटापन्न स्पीसीज, जिनके ऊपर संकट आया हुआ है, उन जातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है। रिकॉर्ड रखा जाता है कौन कौन सी जातियों के ऊपर संकट आया हुआ है। ठीक है ना, यह है रेड डाटा बुक। इसे एक अंतर्राष्ट्रीय संघ के द्वारा संभाला जाता है। और इस बुक को किसके द्वारा संभाला जाता है? अंतर्राष्ट्रीय संघ के द्वारा संभाला जाता है। ठीक है ना, हर देश की अपनी अपनी रेड डाटा पुस्तक होती है भैया। भारत की अपनी रेड डाटा पुस्तक है, जर्मनी की अपनी है, यूएसए की अपनी है ना। तो हर देश की अपनी अपनी एक रेड डाटा बुक होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है? जिसमें संकटापन्न जातियों का वर्णन होता है कि ये जातियां, इस जंतु की, इस जीव की ऐसी जातियां हैं जो संकटापन्न है, इनके ऊपर संकट आया हुआ है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं वो फिर उन जातियों पर विशेष ध्यान देते हैं और उनके संरक्षण के लिए काम करते हैं, उनके संरक्षण के लिए योजनाएं बनाते हैं कि कैसे इन जातियों को बचाया जा सके। ठीक है, प्रवास की बात करें तो वही प्रवास, जलवायु परिवर्तन के कारण जंतु अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं, जिसे हम प्रवास कहते हैं। ठीक है ना, मैंने यही बताया था कि अनुकूलन के लिए जहाँ जलवायु परिवर्तन हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है कि ठंड से सर्दी, ठंड से गर्मी का मौसम आ रहा है, गर्मी से ठंड का मौसम आ रहा है ना। तो ये जलवायु परिवर्तन जब होता है ना, तब जीव क्या करते हैं कि अपना स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर अपने अनुकूलन के हिसाब से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। इसको बोलते हैं प्रवास, प्रवास कर गए। ठीक है, पुनर्वन रोपण, पुनर्वन रोपण, पेड़ पौधों को दोबारा लगाना क्या कहलाता है? पुनर्वन रोपण कहलाता है ना। और खाली पड़ी जमीन को दोबारा जंगलों में परिवर्तित करना पुनर्वन रोपण कहलाता है ना। खाली जगह अगर पड़ी है तो वहां पे क्या लगा दो, बहुत सारे पेड़ पौधे लगा दीजिए, तो इसको क्या बोल देंगे? पुनर्वन रोपण कहते हैं। वापस से वन को लगा दीजिए, हरा भरा कर दीजिए अपना क्षेत्र। ये आपकी हमारी सबकी जिम्मेदारी है। ठीक है ना, हमारी पर्यावरण को बचाना है हमें, है ना, और उसको सुरक्षा भी देना है। ठीक है, ओके बेटा। देखिए चित्र 7.4, बाघ, जंगली भैंसा, जंगली भैंसा, बाघ। ठीक है ना, और इधर बारहसिंगा। देखो ये बारहसिंगा, ये सींग अलग अलग फूट रहे हैं इसके। ठीक है ना, ये विलुप्त प्राय जातियां हैं बेटा, संकटापन्न जातियां हैं। ठीक है ना, ओके। अब अभ्यास आ गया आपका, रिक्त स्थान भरना है आपको, रिक्त स्थानों की उचित शब्दों द्वारा पूर्ति करना है। ठीक है, तो देखिए, वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित होते हैं कहलाता है। तो ये देखिए अभयारण्य, अगर आपने लेसन को अच्छी तरह पढ़ा है पूरी तरह से, तो ये रिक्त स्थान चुटकियों में आप कंप्लीट कर देंगे। ठीक है ना, ओके। तो क्या कहलाता है वो? अभयारण्य कहलाता है। दूसरा है किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली स्पीसीज कहलाती है। जो क्षेत्र विशेष में पाई जाती है तो उसको बोलते हैं विशेष क्षेत्रीय स्पेसीज, विशेष क्षेत्रीय स्पेसीज कहते हैं उसको। ठीक है ना, मतलब स्पेसीज का मतलब क्या? जाति, किसी विशेष। हेलो एवरीवन, जाति। गुड मॉर्निंग, जीव की हो स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्टडी विद डियर खान सर। प्रवासी प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे के कारण। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू। जलवायु के कारण, किसके कारण? जल और वायु के कारण। ठीक है, ओके। निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट करना है बेटा, आपको डिफरेंस बताना है आपको। ठीक है, नंबर 1, वन्य प्राणी उद्यान एवं जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र। कि भाई वन्य प्राणी में और जो जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र होते हैं, इनमें क्या अंतर होता है? इनमें ये बाकी देखने से पहले अपन इसका उत्तर देख लेते हैं। ठीक है, वन्य प्राणी उद्यान एवं जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र का उत्तर देखते हैं। देखो, वन्य प्राणी उद्यान और जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र, वनों की तरह कुछ ऐसे भी क्षेत्र है जहां वन्य प्राणी अर्थात जंतु परिरक्षित एवं संरक्षित रहते हैं। ये वन्य प्राणी उद्यान कहलाते हैं। मतलब इसमें क्या होते हैं? जंतु जो रहते हैं, जो वन में रहने वाले ही होते हैं होने में तो, लेकिन स्पेशली उनको सुरक्षा प्रदान की जाती है। ठीक है ना, उस जगह वन्य प्राणियों के लिए वो एक गार्डन है ना, जहाँ वो खूब मस्ती भी करते हैं, मजे भी लेते हैं, एंजॉय करते हुए अपने जीवन को यापन करते हैं। ठीक है, जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र की बात करें तो मैंने आपको एक स्पेशल वर्ड बताया था कि इसमें आदिवासी शब्द का विशेष ध्यान रखना है आपको।
ठीक है ना। देखो, वन्य जीवन के साथ साथ पौधों और जंतु संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासियों पारंपरिक ढंग से जीवन कौन जो मंडलीय आरक्षित क्षेत्र, यानी इसमें जीव जंतु तो है ही सही, पेड़ पौधे भी है ही सही, लेकिन स्पेसिफिक क्या है, आदिवासी लोग भी रहते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये जो आरक्षित क्षेत्र है ये आदिवासियों के लिए भी है, वन्य जीवन के लिए भी है, पौधों के लिए भी है, इसलिए इसको बोलते हैं जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र। क्या कहते हैं इसे? जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र, ठीक है। ओके, अगला है हमारा, यही प्रश्न पे आप जाएंगे तो यही मिलेगा, चिड़ियाघर में और अभ्यारण्य में अंतर बताना है आपको। देख सकते हैं आप प्रश्न, देखो चिड़ियाघर एवं अभ्यारण्य में अंतर, ठीक है। तो देख लो, चिड़ियाघर की बात करते हैं तो चिड़ियाघर में आप सब लोग गए होंगे, आपको अच्छी तरह पता है कि वहां पर क्या होता है, कृत्रिम आवास होता है, आर्टिफिशियल आवास होता है, जिसमें शेर, बाघ, चीता वगैरह जितने भी जीव होते हैं ये आर्टिफिशियल आवास में रहते हैं। बच्चे और यंगस्टर जो होते हैं वो घूमने के लिए जाते हैं, देखते हैं कि कैसे ये लोग जीवन यापन करते हैं, शेर कैसा रहता होगा, है ना, बाघ कैसा रहता है ना, हाथी, मगरमच्छ, ये सब देखने को मिलेंगे आपको, लेकिन कृत्रिम आवास होता है, ठीक है। देखिए, चिड़ियाघर मानव द्वारा निर्मित कृत्रिम आवास, मेन चीज क्या है बेटा, ये ध्यान रखना है इसमें आप लोगों को, कृत्रिम आवास जिसमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं को रखा जाता है, चिड़ियाघर कहलाते हैं। ये कृत्रिम आवास ही क्या कहलाते हैं, चिड़ियाघर कहलाते हैं, जू कहलाते हैं, ठीक है। ओके, चिड़ियाघर में वन्य प्राणी अपनी इच्छा से भ्रमण नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि एरिया बहुत लिमिटेड होता है, ठीक है ना, तो अपनी इच्छा से वो भ्रमण घूम फिर नहीं सकते हैं यहाँ पे। इनमें अधिकतर जीव पिंजरों में कैद होते हैं, बात समझ में आ गई क्या? ये पिंजरा क्या है, ये लिमिटेशंस है उनकी कि इससे बाहर वो नहीं जा सकता है, ठीक है। ओके, चिड़ियाघर वन्य प्राणियों के लिए अधिक आरामदायक स्थान नहीं है, आरामदायक तो हो ही नहीं सकता है। एक उदाहरण से समझ सकते हैं आप, कैसे कि यदि आपको किसी रूम में कैद कर दिया जाए, किसी रूम में कैद कर दिया जाए और कह दिया जाए कि तेरे लिए सारे जमाने की व्यवस्था कर दी जाएगी, जमाने की व्यवस्था से मतलब कुछ अन्यथा नहीं लेना है बेटा, आपको खाना है, पीना है, रहने की व्यवस्था है, XYZ सब कुछ आपको वहीं उस रूम में दे दिया जाएगा। बताइए आप पसंद करेंगे रहना? रूम से बाहर जाना नहीं है, लेकिन नहीं करेंगे ना। यही हालत है जंगली जानवरों की या जंतुओं की, कहां पर? चिड़ियाघरों में। खाने की व्यवस्था रहती है लेकिन लिमिटेशन बहुत ज्यादा है, वो अपना जीवन अपने हिसाब से यहाँ पर यापन नहीं कर सकते हैं, जीवन यापन अपने हिसाब से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, वह स्थान, अब अभयारण्य की बात करते हैं, तो वह स्थान जहां जंतु एवं उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से पूरी तरह से सुरक्षित रहते हैं, है ना। यानी कि यहाँ पर एक रिजर्वेशन है, सुरक्षा उपाय भारत सरकार की ओर से, अगर राज्य स्तर पे है तो राज्य सरकार की ओर से जानवरों को सुरक्षा प्रदान की जाती है, और एक लंबा चौड़ा एरिया होता है जिसमें जंतु जो है भ्रमण कर सकते हैं, घूम सकते हैं आराम से, उन्हें काफी हद तक आजादी होती है यहाँ पे, ठीक है ना। लंबे चौड़े एरिया में घूमना फिरना होता है उनका। अभ्यारण्य जंतुओं को एक प्राकृतिक आवास प्रदान कर, देखो कौन सा आवास है, ये कृत्रिम है क्या बेटा? नहीं है, तो ये बहुत बड़ा अंतर है, ये प्राकृतिक आवास है, ठीक है ना। जंतुओं को प्राकृतिक आवास प्रदान करते हैं जिसमें कोई भी जीव अपनी इच्छा से भ्रमण कर सकता है, इसमें जीव किसी प्रकार की कैद में नहीं होता है। समझ में आ गई बात? अगर आपको नहीं आई समझ में तो आप इंदौर में राला मंडल जाकर देख सकते हैं, वहां पे जंतु आपको घूमते हुए दिख जाएंगे, है ना। और अगर जाना है आपको तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में जाइए आप लोग, है ना, वहां पे भी आपको आमतौर पे बाघ, शेर वगैरह ये घूमते हुए दिख जाएंगे, ठीक है। ओके, तो स्वतंत्र होते हैं मतलब, ठीक है, कैद में नहीं होता है। अभ्यारण्य वन्य प्राणियों के लिए आरामदायक एवं सुरक्षित आवास है। अब अपने हिसाब से घूमेंगे यार तो सुरक्षित भी है और आरामदायक भी है ना, बेनिफिशियल, यस। ओके, अगला देखिए, अगला अंतर देना है संकटापन्न स्पेसीज एंड विलुप्त स्पेसीज। तो संकटापन्न कौन सी है और विलुप्त? तो ये सिंपल है कि अभी जो जिंदा तो है लेकिन काफी उनकी संख्या क्या हो गई है, कम हो गई है, संकट आ गया उनके ऊपर, संकट उत्पन्न हो गया उनके ऊपर, ये संकटापन्न है। और विलुप्त हुआ जो खत्म हो गई है। डायनासोर दिखता है क्या? नहीं दिखता है, यही अंतर है, ठीक है। देखो, वह स्पीसीज जो विलुप्त होने की कगार पर है, विलुप्त होने की कगार पर, अभी खत्म नहीं हुए हैं, ये अभी है, ठीक है ना। संकटापन्न स्पीसीज या जातियां कहलाती है। उदाहरण के लिए सफेद चीता, ठीक है ना,
शेर, हाथी, जंगली भैंसें आदि ये विलुप्त होने के कगार पे हैं। अगर सही साठ आपने सरकार ने ध्यान अगर नहीं दिया तो खत्म हो जाएंगे, ये भी डायनासोर की गिनती में आ जाएंगे फिर। ठीक है, ओके। विलुप्त की बात करें तो वे स्पीसीज, वे जातियां जो विलुप्त हो चुकी है और विलुप्त स्पीसीज कहलाती है। उदाहरण के लिए कौन? डायनासोर। कौन है? डायनासोर। ठीक है, अगला अंतर देना है बेटा आपको वनस्पति जात में और प्राणी जात में। ठीक है, तो देखें आप, किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले, विषय नहीं है ये, विशेष है, किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के वनस्पति जात कहलाते हैं। अभी बताया था मैंने कि मान लेते हैं ये एक क्षेत्र है और इस क्षेत्र में कई अलग अलग प्रकार के क्या पाए जाते हैं? पौधे पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? प्लांट पाए जाते हैं, पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तो इसकी विशेषता क्या है? ये किसी एक क्षेत्र विशेष में रहते हैं। ठीक है ना, तो ये सामूहिक रूप से क्या कहलाते हैं? सारे पेड़ पौधे वनस्पति जात कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वनस्पति जात कहलाते हैं। ओके, किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के वनस्पति जात कहलाते हैं। इसी प्रकार से प्राणी जात की बात कर लेते हैं, तो किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जीव जंतु उस क्षेत्र के प्राणी जात कहलाते हैं। तो मान लेते हैं आप, एक उदाहरण के लिए आपका इंदौर मान लेते हैं, है ना, कि ये इंदौर शहर हो गया इतना बड़ा। भाई क्या हो गया? अब इस इंदौर शहर में कई सारे प्राणी रहते हैं। कौन रहते हैं? कई सारे प्राणी रहते हैं यहाँ पे। ठीक है बेटा, कई सारे प्राणी रहते हैं, जिसमें से मैंने एक प्राणी बनाया है मात्र। तो ये क्षेत्र विशेष में रह रहा है कि नहीं रह रहा? रह रहा है ना बेटा। अब ऐसा और बना लो यहाँ की जगह, भले ही आप चाहो तो। ठीक है, जैसा बनाना है ऐसा बना लो आपको, है ना। पर बाकी कहने का मतलब समझ में आ गया होगा, क्यों ये क्षेत्र विशेष बना दिया मैंने, एक इंदौर जगह बना दी, या पूरा देश मान लो आप, भारत। ठीक है ना, एक क्षेत्र मानना है लेकिन आपको। ठीक है ना, तो किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जीव जंतु उस क्षेत्र के क्या कहलाते हैं? प्राणी जात। ये प्राणी है ना, जो सामूहिक रूप से क्या कहलाते हैं? प्राणी जात कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आया? ओके। वनोन्मूलन का निम्न पर क्या प्रभाव पड़ता है? चर्चा कीजिए। जो वनों की कटाई है उसका इन चीजों पर क्या क्या असर पड़ता है, ये आपको चर्चा करके बताना है। ठीक है, बता दोगे? अब बता दो तो आगे बढ़ जाऊंगा। ओके, करवा दो सर, है नहीं? ठीक है, देखो, वन्य प्राणी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, शहरी क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और अगली पीढ़ी जो आने वाली है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना, और गांव या ग्रामीण क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इन चीजों पर वन की कटाई का क्या प्रभाव पड़ेगा। इस बड़ा सा निबंध आप लिख सकते हैं चाहें तो इस पे। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहला क्या है? वन्य प्राणी पर प्रभाव क्या पड़ेगा, है ना। तो उत्तर देखिए, वन्य प्राणियों पर वन की कटाई का प्रभाव, वन की कटाई से लगातार, ये यहां से आपको आगे देखना है। ठीक है ना, वन्य प्राणियों पर वनोन्मूलन का प्रभाव या वन की कटाई का प्रभाव। ठीक, तो देखो, वन की कटाई से लगातार वन क्षेत्र समाप्त होते जा रहे हैं। अब वन की कटाई हो रही है तो सीधी सी बात है वन क्षेत्र समाप्त होंगे ही सही, राइट। जिससे वन्य प्राणियों का आवास क्षेत्र भी समाप्त होता जा रहा है। रहने के लिए जगह है ना उनकी, वही खत्म होती जा रही है। ठीक है, आवास न मिलने पर कुछ प्राणी मर जाते हैं। बताओ, अब रहने की जगह ही नहीं मिलेगी, भागे भागे कब तक फिरेंगे यार। अगर आपके घर में आपको घर से भगा दिया जाए और आपके पास कोई स्किल्स ना हो कमाने की, तो फिर भागते रहो इधर उधर, और एक दिन ऐसा आ सकता है कि यार कब तक भागेंगे। ऐसा ही जानवरों के साथ है, कब तक भागेंगे, है ना। तो कई सारे जो नहीं भाग पाते हैं, क्षमता खो देते हैं भागने की, वो मर जाते हैं। ठीक है, तथा अन्य किसी दूसरे वन क्षेत्र की तरफ दौड़ते हैं। कुछ प्राणी तो मर जाते हैं, और तथा अन्य कोई जो रहते हैं, बहुत सारे और भी, वो किसी दूसरे वन क्षेत्र की तरफ दौड़ते हैं, जिससे उस क्षेत्र के जीवों पर भी प्रभाव पड़ता है। भाई, इस जंगल के जानवर उस जंगल में चले जाएंगे। एक्स जंगल है, अब एक्स जंगल की कटाई हो रही है, तो ये जो इसके जानवर है वो कहाँ भागेंगे? इधर भागेंगे। तो यहाँ पे जो जानवर रहेंगे उनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। भाई, इनके खाने में कमी आएगी ना, आएगी नहीं आएगी? तो प्रभाव तो पड़ना ही पड़ना है। इस प्रकार
वन की कटाई का सबसे अधिक प्रभाव जो है वो वन्य प्राणियों पर पड़ता है भैया, क्योंकि उनका तो घर ही उजड़ जाता है भाई, है ना। तो वन्य प्राणियों पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है किसका? वनों उन्मूलन का या वन की कटाई का। ओके, अगला देखते हैं हम लोग, पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ रहा है भाई। देखो पर्यावरण पर हम जानते हैं कि हमारे पर्यावरण में प्राणी जगत तथा वनस्पति जगत दोनों आपस में अनेक पर्यावरणीय साधनों के बीच में संतुलन बनाए रखते हैं। भाई प्राणी जगत जो है वो किस पर डिपेंड है? वनस्पति जगत पर डिपेंड है। आप लोग की बात कर रहा हूं मैं, आप लोग वनस्पति का इस्तेमाल करते नहीं करते हैं? अरे भाई सब्जी खाते हो तो क्या एक तरह की वनस्पति तो है, पादपों से ही तो प्राप्त हो रही है, प्लांट से तो लेके आ रहे हैं आप लोग कहीं ना कहीं, राइट। ये तो इनके बीच में क्या है, प्राणी जगत और वनस्पति जगत में एक संतुलन बनाया हुआ है, ठीक है ना। यदि वन, जिन्हें पर्यावरण के फेफड़े कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है बेटा, वन जो है क्या कहलाते हैं? वन कहलाते हैं पर्यावरण के फेफड़े। क्या कहलाते हैं? पर्यावरण के फेफड़े कहते हैं। काट दिए जाएंगे, अब फेफड़े, वन काट गए तो फेफड़े का बचेंगे क्या? वो भी खत्म। और अगर आप में से सोच लो आपके फेफड़े निकाल दिए जाए तो आप बचोगे क्या? नहीं बचोगे, ठीक है। तो काट दिए जाएंगे तो पर्यावरण में प्रदूषण तथा असंतुलन फैल जाएगा। एक तो पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो जाएगा और दूसरा बैलेंस बिगड़ जाएगा पूरे पर्यावरण का, ठीक है। जो संपूर्ण जीव जगत को प्रभावित करेगा, जो पूरी मानव जाति और जो जीव जंतु है उन सबको प्रभावित करेगा। अगर बैलेंस बिगड़ा तो फिर सबको प्रभावित होना पड़ेगा, ठीक है। वन काटने के कारण CO2, ये कामा जो लगा हुआ है ना, ये 2 है, ठीक है ना, CO2, इसका ध्यान देना है आपको। तो वन काटने के कारण CO2 को अधिक मात्रा के कारण, CO2 की अधिक मात्रा के कारण उत्पन्न, ये बहुत खतरनाक चीज है, ग्रीन हाउस प्रभाव। कौन सा प्रभाव? ग्रीन हाउस प्रभाव भी पर्यावरण को प्रभावित करता है। वन काटने पर वर्षा दर भी घटती है। देखो भैया CO2 बढ़ेगी तो ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ेगा, और ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ेगा तो मैंने आपको बताया ग्लेशियर पिघलेंगे, और ग्लेशियर पिघलेंगे तो क्या होगा? समुद्र का जल स्तर जो होगा वो बढ़ेगा, और समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा तो क्या होगा कि समुद्र के किनारे जो तटीय क्षेत्र होते हैं, है ना, उन तटीय क्षेत्रों पर पानी आएगा, और तटीय क्षेत्र क्या हो जाएंगे? जलमग्न हो जाएंगे, और एक बड़ी आबादी जो मानव की है वो डूब जाएगी। ये प्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ अगर वन कटते गए तो वर्षा की जो रेट है ना, वो भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। भाई पानी का संबंध जो है वो पेड़ से है, ठीक है ना। जहाँ ज्यादा पेड़ होते हैं वहाँ पानी भी ज्यादा होता है, वर्षा ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो वो वर्षा की जो दर है वो भी कम हो जाएगी, ठीक है। गांव पे क्या प्रभाव पड़ेगा? ग्रामीण आबादी या ग्रामीण क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हम जानते हैं कि वे ग्रामीण लोग जिनके गांव वनों के समीप है, अपनी जीविका के लिए तथा अनेक दैनिक जरूरतों के लिए वनों पर निर्भर रहते हैं। अतः यदि वन काट दिए जाएंगे तो इन लोगों का जीवन बहुत अधिक प्रभावित होगा, और इसके साथ साथ वन काटने पर फैला पर्यावरण प्रदूषण तथा असंतुलन ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों को प्रभावित करेगा। बेटा आप सब जानते हैं, बहुत सारे लोग गांव से जुड़े होंगे हमारे साथ, है ना। तो आमतौर पर आज भी गांव के जो लोग होते हैं वो वनों पर काफी हद तक निर्भर होते हैं। कई लोग लकड़ियां काट के अपना जीवन यापन करते हैं, यानी कि बेचकर, और कई लोग ईंधन के लिए आज भी लकड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। करते नहीं करते हैं? आज भी आप देखेंगे तो जो लकड़हारे जो लोग होते हैं उनका जीवन पूरा डिपेंड करता है किसके ऊपर? लकड़ी के ऊपर, है ना। पेड़ पौधे को काटते ही हैं वो लोग, और काटने के बाद उसी के रूप में जो दिन भर उन्होंने काम किया है पेड़ पौधे काटने का, उसी का उन्हें क्या मिलता है? पैसा मिलता है ना। तो बहुत सारे लोग वनों पर क्या है? निर्भर है ना। और ग्रामीण आबादी इसमें बहुत ज्यादा निर्भर करती है। और अगर वन कटेंगे तो पर्यावरण प्रदूषण फैलेगा, और पर्यावरण प्रदूषण किसी एक जगह तो नहीं फैलेगा, वो तो चाहे शहर हो चाहे गांव हो, सब जगह पे फैलेगा, और बड़े पैमाने पर लोग क्या हो जाएंगे? इस पोल्यूशन के कारण बीमार हो जाएंगे, ठीक है ना। तो बीमारी से बचने के लिए हमें क्या करना है? हमें पेड़ पौधे लगाना है, जितना ज्यादा हो सके उतना लोगों को जगाना है। खुद लगाओ और अपने दोस्तों से भी लगवाओ, ठीक है। शहरों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? शहरी क्षेत्रों में चलने वाले उद्योगों तथा फैक्ट्रियों में वनों से प्राप्त कई प्रकार के कच्चे पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। निश्चित रूप से जो रॉ मटेरियल होता है वही क्या बनता है?
वही कंप्लीट मटेरियल बनकर तैयार होता है, उसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो जो शहरों में उद्योग है, फैक्ट्रियां हैं, है ना, इन फैक्ट्रियों में से जो कच्चा माल आता है वो कहाँ से आता है? भाई वनों से आता है। और अगर वन ही नहीं रहेंगे तो फैक्ट्रियां चलेगी कैसे? खत्म हो जाएगा खेल, ठीक है ना। यस, यदि वन समाप्त हो जाएंगे तो शहरों में औद्योगिकरण सबसे अधिक प्रभावित होगा। इंडस्ट्रियल सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा? प्रभावित हो जाएगा। और कई लाखों की संख्या में जो लोग होंगे वो बेरोजगार हो जाएंगे, जो उद्योगों में काम करने वाले लोग हैं, ठीक है। साथ ही वनोन्मूलन के कारण उत्पन्न हुआ वायु प्रदूषण और ग्रीन हाउस प्रभाव भी शहरी क्षेत्रों को बहुत अधिक प्रभावित करता है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव ना तो शहरों को छोड़ेगा ना गांव को। प्रदूषण बीमारी में ना गांव को छोड़ेगा ना शहर को, है ना। तो आप समझ लीजिए, चाहे आप गांव में रहते हैं या फिर शहर में रहते हैं, अगर वनों की कटाई होती रही तो आप प्रभावित होने वाले हैं। और आप प्रभावित ना हो इसके लिए आपको अभी से जागरूक हो जाना है। ओके बच्चों, पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो यहां आ जाएगा आपका सारा मैटर। वन वर्षा लाने में सहायक होते हैं, अभी बात हो चुकी है इसके ऊपर, है ना। CO2 तथा O2 के बीच, ये O2 है, ठीक है ना, CO2 तथा O2 के बीच संतुलन बनाए रखते हैं कौन? वन। संतुलन है कि नहीं दोनों के बीच में, O2 और CO2 के बीच में? तो ये किसकी वजह से है? वनों के कारण है ना। वायुमंडल में CO2 को की मात्रा को नहीं बढ़ने देते हैं, वायुमंडल में CO2 की मात्रा नहीं बढ़ने देते हैं। लेकिन यदि वनोन्मूलन अर्थात वन की कटाई हो जाएगी तो पृथ्वी पर CO2 की मात्रा अधिक हो जाएगी। और अगर ये अधिक हो गई तो ग्रीन हाउस हो जाएगा। देखो ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न हो जाएगा जो पृथ्वी के ताप को बढ़ा देगा। बेटा टेम्परेचर क्या हो जाएगा? पृथ्वी का बढ़ जाएगा, इंक्रीज होगा। और टेम्परेचर बढ़ने से ही वही होता है, फिर वही ग्लेशियर वाला मैटर जो ही बताया था। भाई आपकी पृथ्वी पर 71% तो जल पहले ही से है, 71% क्या है? जल है, 29% क्या है? थल है। और साथ ही साथ अगर मैं उत्तरी ध्रुव की बात करूं और दक्षिण ध्रुव की बात करूं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल की बात करूं, तो यहाँ पर बड़ी मात्रा में क्या जमा हुआ है? बर्फ जमा हुआ है। अंटार्कटिका महाद्वीप का 98% भाग सदा बर्फ से ढका हुआ रहता है। और अगर ये 98% भाग ताप के कारण, ताप के बढ़ने के कारण पिघल गया ये बर्फ इतना सारा, तो बताइए फिर समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? और अगर जल स्तर बढ़ा तो समुद्र से लगने वाले जो तटीय भाग हैं वो जलमग्न होंगे कि नहीं होंगे? 100% होंगे। तो बहुत बड़ी त्रासदी आ सकती है ना। इसलिए वन की सुरक्षा बहुत जरूरी है बेटा, जिससे पृथ्वी का संपूर्ण जीव जगत प्रभावित हो जाएगा। अगर ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ा, ताप बढ़ा, तो संपूर्ण जीव जगत ही क्या हो जाएगा? प्रभावित हो जाएगा, इफेक्टिव हो जाएगा, ठीक है ना। अगली पीढ़ी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे अगला है हमारा अगली पीढ़ी। हम जानते हैं कि वन हमारे प्राकृतिक संसाधनों में से एक है, बिल्कुल नेचुरल है वन, है ना। तो प्राकृतिक संसाधनों या नेचुरल रिसोर्सेज में से एक है। हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम अपनी प्राकृतिक धरोहर को अगली पीढ़ी के लिए बचा कर रखें। अगर तुम अपने फायदे के लिए, अपने लाभ के लिए वन को काटते जाओगे तो फिर आपकी आने वाली जो संतानें हैं, अगली पीढ़ी है, उनका क्या? वो आपको क्या कहेंगे कि देखो हमारे जो पूर्वज थे तो कितने लोभी लोग थे, जो अपने स्वास्थ्य की चिंता तो की नहीं, लेकिन आने वाले जो पीढ़ियां थी उनकी भी चिंता नहीं थी इन लोगों को। कितने लोभी थे ये लोग। तो थोड़ा उनके लिए बचा कर रखें आप, ठीक है। हाँ, अपनी प्राकृतिक धरोहर को अगली पीढ़ी के लिए बचा कर रखें, अन्यथा हमारी अगली पीढ़ी वनों से वंचित रह जाएगी और उन्हें शुद्ध वातावरण नहीं मिलेगा, ठीक है ना। शुद्ध वायु उन्हें नहीं मिल पाएगी, और शुद्ध वायु अगर नहीं मिली उनको तो बीमारियां बहुत प्रकार की फैलेगी और पकड़ेगी और उनको मारेगी। तो क्या चाहते हैं आप कि अगली पीढ़ी जो आने वाली है वो बीमारियों से ग्रस्त हो, परेशान रहें? नहीं चाहते ना। इसलिए जंगल को बचाएं, वन को बचाएं, खुद भी सुरक्षित रहें और आने वाला कल भी सुरक्षित रखें। क्या होगा यदि हम वृक्षों की कटाई करते रहें? दूसरा है किसी जंतु का आवास मिट्टी की ऊपरी अनावृत हो जाए। तो 3 उत्तर आपको देना है। पहला है क्या होगा यदि हम वृक्षों की कटाई करते रहें लगातार। तो आपको गाजर को वृक्ष अगर हम काटते रहें तो क्या होगा? और देखो
हम वृक्षों की कटाई अगर लगातार इसी दर से करते रहेंगे तो कुछ समय पश्चात हमारे अधिकतर वन क्षेत्र समाप्त हो जाएंगे। वन की कटाई से पृथ्वी पर ताप एवं प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होती है। इससे भूमि जल स्तर भी नीचे गिर जाता है। जो भूमि का जल स्तर है वो भी क्या हो जाएगा, नीचे गिरेगा, उसका लेवल भी क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, है ना। वन की कटाई से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी बढ़ती है, जिससे प्राकृतिक संतुलन भी प्रभावित होता है, जिससे हमारा नेचुरल बैलेंस जो है, जो बना हुआ है, वो भी क्या होता है, प्रभावित होता है, इफेक्ट होता है, उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। यदि वनों की कटाई लगातार चलती रही, अनवरत मतलब लगातार चलती रही, तो वर्षा एवं भूमि की उर्वरता में कमी आ जाएगी, वर्षा भी कम होगी और भूमि की जो पैदावार क्षमता है वो भी घट जाएगी, ठीक है ना। इसके अलावा सूखे तथा बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं की संभावनाएं भी बढ़ जाएगी। सूखा भी होगा और बाढ़ भी आएगी, क्योंकि बैलेंस बिगड़ चुका है, नेचर सिस्टम क्या हो गया है, फेल हो गया है। और ऐसी कंडीशन में कब बाढ़ आ जाए कोई ठिकाना नहीं, और कब सूखा पड़ जाए 2-4 साल का कोई ठिकाना नहीं। तो ये समस्याएं ना आए, इसके लिए आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किसी जंतु का आवास बाधित हो, अगला है, यदि किसी जंतु का आवास बाधित होता है तो यह उस जंतु के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा पैदा होता है। अगर वही बात आ गई वापस कि आपके रहने का जो स्थान है, अच्छा प्यार से आपने बनाया अपना बंगला, और बुलडोजर आया और उसको खत्म कर गया, कैसा लगेगा आपको? बस ऐसा ही लगता है उसको, उस जानवर को, उस जंतु को भी, जब उसका आवास खत्म हो जाता है, ठीक है ना। सबसे बड़ा खतरा पैदा करता है, ठीक है ना। चलो, अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा हो गया है। अब अगला जो प्रश्न था हमारा वो क्या था, मिट्टी की ऊपरी परत अनावृत हो जाए, यानी कि जो मिट्टी, जैसे कि ये मिट्टी है और अगर इसकी जो ऊपर वाली जो परत है ये हट जाए मान लो, तो क्या हो जाए, ठीक है ना, ये आपको बताना है। तो देखो, यदि मिट्टी की ऊपरी परत अनावृत हो जाए, मतलब उसका आवरण खत्म हो जाए, तो मिट्टी की परत हटने से उसके नीचे की कठोर चट्टानें दिखाई देने लगेगी, क्योंकि नीचे क्या है, बहुत कठोर चट्टान है। जैसा आपने देखा होगा कुएं की खुदाई देखी आप लोगों ने, कुआं जब इंसान खोदता है तो देखा होगा आप लोगों ने, नीचे से काली चाट निकलती है, बहुत खतरनाक खतरनाक पत्थर निकलते हैं। अब बताओ उसमें खेती हो पाएगी क्या? नहीं हो पाएगी। तो समस्या तो यहाँ पे भी है और बड़ी समस्या है, ठीक है ना। तो कठोर चट्टानें दिखाई देने लगेंगी और इससे मृदा में ह्यूमस की मात्रा में भी कमी हो जाएगी। ह्यूमस के बारे में खूब पढ़ा है आप लोगों ने, वही सड़े गले पदार्थों से जो गहरा रंग का जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या है, ह्यूमस, जो उर्वरा शक्ति को बढ़ा देता है आपकी जमीन की, ठीक है ना। तो उसकी भी कमी हो जाएगी, है ना, क्योंकि वो कहाँ रहता है भाई, वो ऊपर की परतों में ही रहता है ना, बहुत अंदर नहीं होता है वो। तथा इसकी उर्वरक शक्ति भी अपेक्षाकृत कम हो जाएगी। मिट्टी की जो उर्वरक शक्ति है ना, पैदावार बढ़ाने वाली शक्ति जो है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। धीरे धीरे उर्वर भूमि मरुस्थल में बदलनी शुरू हो जाएगी। किसमें? जो उपजाऊ भूमि थी वो बंजर हो जाएगी, मरुस्थल हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी इसमें, है ना। यह मरुस्थलीकरण कहलाता है। और उर्वर भूमि का या भूमि, एक उपजाऊ भूमि का मरुस्थल में कन्वर्ट होना ही क्या कहलाता है, मरुस्थलीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? मरुस्थलीकरण कहलाता है, ठीक है ना। ओके, संक्षेप में उत्तर दीजिए कि हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए। अगर आपने पूरा पाठ पढ़ा है तो समझ में बात आई गई होगी आपको कि क्यों हमें इसकी सुरक्षा करनी चाहिए, ठीक है। जैव विविधता अर्थात बायोडाइवर्सिटी का संरक्षण क्यों जरूरी है या क्यों करना चाहिए, है ना। पहले इसका उत्तर देखते हैं, फिर अगला प्रश्न देखेंगे। देखो उत्तर का पाउस, हमें हमारी जैव विविधता को बचाना चाहिए, क्योंकि एकल जीव का पृथ्वी पर अस्तित्व संभव नहीं है। जैव विविधता के कारण ही पृथ्वी पर जीवों में संतुलन बना रह पाता है। अच्छा ठीक है, अगर मान लो आप जैव विविधता को बरकरार रखना नहीं चाहते हैं, बनाए रखना नहीं चाहते हैं, और मान लो एक ही जीव रहेगा, तो क्या संभव है इस पृथ्वी का चालन? चल पाएगी पृथ्वी? नहीं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का बैलेंस ही बिगड़ जाएगा, है ना। तो एक जीव का अस्तित्व संभव नहीं है। इसलिए
जैव विविधता को, बायोडाइवर्सिटी को बनाए रखना चाहिए, है ना। अगला प्रश्न हमारा था संरक्षित वन भी वन्य जंतुओं के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है, क्यों? जो सुरक्षित या संरक्षित है, जो वन्य प्राणियों को बचाने के लिए स्पेशल बनाए गए हैं, वो भी वन्य जंतुओं के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है, ऐसा क्यों? ठीक है सर, बताते हैं। संरक्षित वन भी वन्य जंतुओं के लिए पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है, क्योंकि कुछ लालची लोग, ये खतरनाक है, ये लालची लोग अपने निजी फायदे के लिए यहाँ पर रहने वाले जानवरों का शिकार करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि संरक्षित वन भी वन्य प्राणियों के लिए अब सुरक्षित नहीं रहे। ये शिकारी लोग जो होते हैं ना, ये अपने शिकार के लिए जानवरों को यहाँ जाके भी मार देते हैं। कहाँ पे? जो संरक्षित क्षेत्र है ना, वहां पर भी जाकर शिकार कर लेते हैं, तो वो भी उनके लिए सुरक्षित नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, कुछ आदिवासी वन अर्थात जंगल पर निर्भर करते हैं, कैसे हैं? बहुत सारे आदिवासी लोग हैं आज भी जो जंगलों पर निर्भर करते हैं, जड़ी बूटियां लेके आते हैं, वहां से बेचते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है, तो देखो आदिवासी लोग वनों में या वनों के निकट रहने वाले लोग होते हैं, या तो वो वनों में ही रहते हैं या फिर वनों के निकट पास में रहते हैं। और ये लोग जानते हो आप लोग कौन है वास्तव में? आदिवासी है कौन? आप लोगों में से बता सकता है कोई? आदिवासी किसे कहते हैं? नहीं पता? बेटा आदिवासी वो लोग हैं जो आद्य काल से भारत में निवास करते आए हैं, यानी कि हम और तुम सब बाद में आए हैं, लेकिन जो सबसे पुराने भारत में निवासरत लोग हैं उनको कहते हैं क्या? आदिवासी। जो आद्य काल से निवासरत है भारत में, है ना, उनको कहते हैं आदिवासी। और लेकिन आज भी देखो उनका दुर्भाग्य कि आज भी वो जंगलों में रह रहे हैं और आप लोग एंजॉय कर रहे हो। ठीक है ना, जो बाद में आए हो भारत में। वनों में या वनों के निकट रहने वाले लोग होते हैं, ये लोग अपनी प्रत्येक आवश्यकता की पूर्ति वनों से प्राप्त उत्पादों से करते हैं। मतलब जो भी इनको चाहिए होता है उन सब चीजों को ये कहां से प्राप्त कर पाते हैं? वनों से। यानी कि वनों की चीजों को बेचेंगे ये और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। विनिमय का माध्यम अपनाते हैं, मतलब, है ना, गोंद तोड़ लेंगे उसमें से, लकड़ी को बेचेंगे, है ना, और तरह तरह की जो फर्नीचर वाली लकड़ियां होती है वो बेच सकते हैं, औषधियां बना लेंगे उसमें से, औषधियां बिकती है। तो कहीं ना कहीं विनिमय होता है इनका कि ये अपने वनों के उत्पाद को बेचेंगे मार्केट में जाके और वहां से अपने खाने पीने की, रहने की, ओढ़ने पहनने की जो भी चीजें होती है वो लेके आ जाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कुछ आदिवासी वनों पर निर्भर करते हैं। कुछ आदिवासी किस पर निर्भर करते हैं? वनों पर निर्भर करते हैं। वनों, ये अगला प्रश्न आपका यही दे रखा है, वनोन्मूलन के कारक, यानी कि वन की कटाई के लिए कौन कौन से कारक रिस्पॉन्सिबल है? राइट, देखो वनों उन्मूलन का अर्थ है वनों का समाप्त होना या वन की कटाई होना, है ना। वनों का समाप्त करने पर, वनों की समाप्त करने पर प्राप्त भूमि का अन्य कार्यों के लिए उपयोग करना। ठीक है ना, वनों को समाप्त करने पर प्राप्त भूमि, जो वन है काट दिया, अब उस पर भूमि मिली आपको, वन कट गया तो भूमि रही, उस भूमि का अन्य कार्यों के लिए उपयोग करना। जैसे वहां पर उद्योग लगा दिया या वहां पे सड़क निकाल दिया आपने, है ना, ऐसे अन्य कार्यों के लिए उसका उपयोग करना। ठीक है ना, एक कारक है। वनों को समाप्त करने पर प्राप्त भूमि का अन्य कार्यों के लिए उपयोग करना, यह भी वन की कटाई का एक कारण है कि भाई हमें उद्योग लगाना है इसलिए हम वन को काट रहे हैं, हमें सड़क निर्माण करना है इसलिए हम जो है वनों को कटाई कर रहे हैं। ठीक है, ओके। और निम्नलिखित कारण देखिए, कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना, कई सारे लोग हैं जो अपनी बंजर पड़ी भूमि हो सकती है या फिर कहीं आसपास के एरिया जो उनका अपना हक है उसके ऊपर, तो उसको क्या करेंगे, उस जगह के जो वन है उसको काट देंगे, वहां के पेड़ पौधे काट देंगे और उस पर क्या लगा देंगे, बख्तर चला देंगे और वहां पर उसको जमीन जो जिस पर वो फसल उगा सकते हैं ऐसी जमीन में उसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो कृषि के लिए भूमि प्राप्त करने की भी एक लालसा है, उसके लिए भी वनों की बलि चढ़ा दी जाती है। घरों एवं कारखानों का निर्माण, कई लोग अपना घर बनाने के लिए पेड़ पौधे काट देते हैं, है ना,
यहाँ पे कारखानों का निर्माण करने के लिए बड़े पैमाने पर वनों की कटाई या पेड़ पौधों की कटाई होती है, ठीक है। फर्नीचर बनाने अथवा लकड़ी का ईंधन के रूप में उपयोग वन की कटाई का एक महत्वपूर्ण कारक है, ठीक है ना। फर्नीचर बहुत महंगी लकड़ी होती है, ठीक है ना, तो उसको बनाने के लिए भी लकड़ियां काटी जा रही है, ठीक है ना। ईंधन के रूप में जलाने के लिए भी लकड़ियों का इस्तेमाल होता है, तो यह भी वन को काटने का एक प्रमुख कारण है। और इसका जो प्रभाव होगा वो क्या होगा, सामूहिक रूप से पृथ्वी का ताप बढ़ेगा, ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ेगा, है ना। और वही वापस वही प्रक्रिया है, ग्लेशियर पिघलेंगे, समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा और समुद्र तटीय भाग जो होंगे वो जलमग्न हो जाएंगे। प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होगी, पॉल्यूशन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। भौम जल स्तर भी नीचे गिर जाता है, भौम जल, भूमि का जो जल स्तर है वो भी क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाता है। और भूमि की उर्वरता में कमी आएगी, उपजाऊ भूमि नहीं रहेगी, फिर बंजर बनती जाएगी भूमि, ठीक है ना। इसके कारण बाढ़ तथा सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं की संभावनाएं बढ़ जाती है, बाढ़ भी आएगी, सूखा भी पड़ेगा, सब होगा वो तो इनबैलेंस अवस्था में, ठीक है। ओके, रेड डाटा पुस्तक के फिर आया है डबल से। रेड डाटा पुस्तक वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटापन्न स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधों, जंतुओं और अन्य स्पीसीज के लिए अलग अलग रेड डाटा बुक पुस्तक होती है, पौधों के लिए अलग रेड डाटा बुक होती है, जंतुओं के लिए अलग, और अन्य स्पीसीज अगर है कोई तो उसके लिए अलग रेड डाटा बुक की व्यवस्था की गई है, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं शुरुआत में ही। अगला है प्रवास। प्रवास, इसके बारे में पढ़ लिया आपने, 2-3 बार आ रहा है, ठीक है ना, पढ़ लेना आप लोग इसको, एक बार और पढ़ देता हूं मैं। प्रवास वह परिघटना है जिसमें किसी स्पीसीज का अपने आवास से किसी अन्य आवास में हर वर्ष की विशेष अवधि में विशेष प्रजनन हेतु चलन होता है। वही जलवायु परिवर्तन के कारण जंतु क्या करते हैं, प्रवास करते थे, यहाँ जहां ठंड पड़ रही है तो कहीं ठंडा एरिया जहां मिलेगा वहां चले जाएंगे, ये प्रवास है, ठीक है। फैक्ट्री एवं आवास की मांग की आपूर्ति हेतु वनों की अनवरत कटाई हो रही है। क्या इन परियोजनाओं के लिए वृक्षों की कटाई न्याय संगत है? और इस पर चर्चा कीजिए, एक संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार कर लीजिए। जो फैक्ट्री है उसके लिए वनों की कटाई उचित है क्या? औद्योगिकरण जो हो रहा है उसके लिए वनों की कटाई उचित है क्या? इस पर आपको चर्चा करनी है, तो बताओ चर्चा करके मेरे को कैसे करोगे? चलो बाद में कर लेना स्कूल में आप लोग, अभी मैं बता देता हूँ आपको, है ना। ओके, देखो, फैक्ट्री एवं आवास की मांग की आपूर्ति के लिए वनों की अनवरत कटाई हो रही है। अनवरत का मतलब क्या, लगातार कटाई हो रही है, ठीक है ना। यह न्याय संगत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वन हमारी अमूल्य धरोहर है, इसकी कोई कीमत ही नहीं है साहब, है ना, अमूल्य है। हमारे मुख्य प्राकृतिक संसाधनों में से एक है, और हमारे जो मेन प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल रिसोर्सेज है, उनमें से ये एक है, ठीक है। इसलिए हमें इन्हें संरक्षित रखना चाहिए, इनकी सुरक्षा करनी चाहिए, ठीक है ना। हम जानते हैं कि वन हमारे लिए बहुत अधिक आवश्यक है। हाँ, यदि बहुत ज्यादा आवश्यकता हो गई कि फैक्ट्री लगाना ही है अपने को यहाँ पे, तो इतना जरूर कर सकते हैं कि जितने वन या जितने पेड़ पौधे उस जगह में है उससे दोगुने तिगुने पेड़ पौधे किसी और जगह पे लगा के आप ये कर सकते हैं, ऐसा हो भी रहा है, ठीक है। ये वर्षा लाने में सहायक होते हैं। वायु में O2 तथा CO2 के बीच, O2 और CO2 के बीच संतुलन बनाए रखते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि वनों को हम बचा कर रखें। यदि किसी कारणवश हमें वनों की कटाई भी करनी पड़े तो हमें पुनर्वन रोपण करना चाहिए, यानी कि दोबारा से वन को रोपना चाहिए किसी अन्य जगह पे, ठीक है। जहां तक संभव हो सके हमें वन उत्पादों को अन्य किसी दूसरे पदार्थों से बदल लेना चाहिए, अन्य किसी दूसरे पदार्थ से बदल लेना चाहिए, किसको, वन उत्पादों को, ठीक है। लोग अपने निजी लालच के लिए औद्योगिकरण को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं, निजी लालच के लिए। अब कोई उद्योगपति है तो क्या चाहेगा वो कि मेरा उद्योग एक जगह तो डल गया, एक फैक्ट्री डल गई, दूसरी डल जाए, 5 भी डल जाए, 50 भी डल जाए, तो वो लालच बढ़ता ही जाता है, घटता तो है ही नहीं, है ना। तो लोग अपने लालच के लिए सब करते हैं, ठीक है। लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि वन हमारे प्राकृतिक संसाधन है, हमें उन्हें अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए बचाकर रखना चाहिए। अनावश्यक रूप से हमें वनों की कटाई नहीं करनी चाहिए, और अनावश्यक रूप से तो हमें वनों की कटाई कदाचित करनी ही नहीं चाहिए, ठीक है ना। अपने स्थानीय क्षेत्र में हरियाली बनाए रखने में आप किस प्रकार से योगदान दे सकते हैं? हरियाली बनाए रखने के लिए, है ना, अपने द्वारा की जाने वाली क्रियाओं की सूची तैयार कीजिए भैया।
ये तो आप कर सकते हैं। आपकी हरियाली कैसे बनेगी आपके आसपास, आपके गांव में, आपके शहर में, है ना। तो देखो ये तरीके हैं, इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अपने स्थानीय क्षेत्रों में हरियाली बनाए रखने में हम निम्नलिखित प्रकार से योगदान दे सकते हैं। अधिक से अधिक पेड़ लगाकर, सबसे मेन चीज, अधिक से अधिक पेड़ लगाकर। पेड़ लगाओगे तो हरियाली आई जाएगी, है ना। पार्क आदि बनवा कर, क्या बना लो, पार्क। अब पार्क बनवा लिया तो फायदा ही फायदा है क्या नहीं। खुद भी बैठोगे, टाइम पास करोगे वहां पे, और जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी दुआएं देंगी, है ना, कि देखो हमारे बाप बूढ़े पार्क बनवा के गए हमारे लिए, राइट। ओके। सड़कों के किनारे पेड़ लगाकर बड़ा सुकून मिलेगा, है ना। सड़कों के किनारे पेड़ लगाओगे तो कई बार क्या होगा, आम का पेड़ लगा दिया जैसे आप लोगों ने, तो क्या होगा, कई बार आम गिरेगा, फायदा मिलेगा। जो राहगीर है उनको आम खाने को मिलेगा, वो दुआएं देगा किसने तो लगाया होगा यार, इसका फायदा लॉन्ग टर्म में ही सही पर मिलेगा जरूर। कागज बचाकर, अब आप लोग स्टूडेंट्स हैं, आप ये तो कर ही सकते हैं, जितना जरूरी है कागज का इस्तेमाल उतना ही इस्तेमाल करें, फालतू में चिरपटे नहीं पड़े ऐसा करके। कई बार क्या करते हैं अपन, 4-5 लाइन छोड़ छोड़ के, एक एक लाइन छोड़ के लिखते हैं, बहुत सारे लिखते होगे ना तुम लोग। हाँ तो है ना, वो लाइन नहीं छोड़ना है अपने को, अच्छी राइटिंग जमाओ बढ़िया बेहतरीन तरह से। क्यों छोड़ो लाइन, हमारा कागज खराब होगा। कागज खराब होगा तो वन की कटाई होगी, क्योंकि वन के जो पेड़ पौधे होते हैं, बांस वगैरह, इनसे ही आपका कागज बनता है, ठीक है ना। तो ये कागज बचाकर भी आप एक बड़ा काम कर सकते हैं, है ना। छोटे छोटे कदम जो है ना आपके, ये बड़े बड़े महान कार्यों में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, कम से कम पेड़ों की कटाई करके, आपके घर में अपने मम्मी पापा होंगे, है ना, वो कभी पेड़ काटने जा रहे हैं तो कम से कम कह तो सकते हैं, पापा यार पेड़ मत काटो यार, पेड़ नहीं काट रहे हो, जड़ काट रहे हो आने वाली पीढ़ियों की, ये कह सकते हैं आप, राइट। कम से कम पेड़ों की कटाई करके। दूसरा, लोगों को अधिक वृक्षारोपण के लिए जागरूक करके, जितना हो सके उतना खुद तो जागरूक बनिए ही बनिए, लोगों को भी वृक्षारोपण के लिए प्रेरित कीजिए, है ना। 5 जून के दिन स्पेशल डे होता है इसका, उस दिन, और उस दिन ही क्यों, बाकी के जो 364 दिन बचे हैं उनमें भी आप लोगों को जागरूक करिए और खुद भी होइए। ठीक है, वनों उन्मूलन से वर्षा दर किस प्रकार कम हुई है समझाइए। वन की कटाई से वर्षा दर, वर्षा की जो रेट है वो कम कैसे हुई है ये बताना है। ठीक है, देखिए, वनों के विनाश के कारण कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग में कमी आई है। अब वही वनों का विनाश होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग में कमी आनी ही है, ठीक है ना। जिससे वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ गई है, किसकी, CO2 की मात्रा बढ़ गई है, क्योंकि CO2 पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित, CO2 पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित उष्मीय विकिरणों को अवशोषित कर लेता है। अतः इसकी कम मात्रा के परिणाम स्वरूप उष्णन हो रहा है। पृथ्वी के ताप में वृद्धि कारण जल चक्र का संतुलन बिगड़ गया है, जिससे वर्षा दर में कमी हुई है। भैया ये जो CO2 होती है ना, CO2 पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित उष्मीय विकिरण, अब आप समझ रहे हैं पृथ्वी में कौन सी आग लगती है, कौन सी विकिरण होती है, तो उष्मीय विकिरण उत्सर्जन होगा इसमें, है ना। तो बेटा मैं बताऊं आपको क्या होता है, कि जो सूर्य की जो विकिरण होती है ना, वो सूर्य की विकिरण आती है आपकी पृथ्वी पर, और जब ये पृथ्वी पर आती है ना तो पृथ्वी इससे गर्म होती है, और गर्म होने के बाद जो आपकी CO2 होती है ना वायुमंडल में, पृथ्वी के वायुमंडल में, ये क्या करेगी, उस विकिरण को एब्जर्व करेगी, है ना। फिर पृथ्वी के गर्म होने के बाद इधर से वापस क्या होता है, लॉन्ग विकिरण जो होती है, रेडिएशन होती है, सूर्य से आने वाली विकिरण छोटी होती है, लेकिन पृथ्वी से वापस जाने वाली जो होती है ना वो लॉन्ग होती है। तो ये जो लॉन्ग रेडिएशन होती है ना, ये बड़ी घातक होती है, ठीक है ना। और इन्हीं को क्या कर लेती है, एब्जर्व, अवशोषित कर लेती है, कौन, CO2। अब CO2 जब इन विकिरणों को अपने में अवशोषित करेगी तो सीधी सी बात है, पृथ्वी पर है ये CO2, पृथ्वी के वायुमंडल में है, तो बताओ वायुमंडल गर्म होगा कि नहीं होगा। और गर्म होगा तो वही मामला फिर बता रहा हूँ, ग्लेशियर पिघलेंगे, समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा, समुद्र का तटीय क्षेत्र जलमग्न हो जाएगा, ठीक है ना। उष्णन हो रहा है, मतलब विश्व में क्या बढ़ रही है, गर्मी बढ़ रही है, पृथ्वी के ताप में वृद्धि के कारण जल चक्र का संतुलन बिगड़ गया है, ठीक है ना, जिससे वर्षा दर में क्या हुई है, कमी हुई है। हमें कागज की बचत क्यों करनी चाहिए, उन कार्यों की सूची बनाइए जिनके द्वारा आप कागज की बचत कर सकते हैं, जिनके द्वारा आप कागज की बचत कर सकते हैं, ठीक है। देखो, हमें कागज की बचत वनों को बचाने के लिए करनी चाहिए। लगभग 1 टन कागज, 1 टन का मतलब समझते हैं आप लोग, 1 टन का मतलब होता है बेटा 10 क्विंटल। क्या होता है, 1 टन बराबर 10 क्विंटल।
बनाने के लिए 17 वृक्षों की आवश्यकता पड़ती है। बताओ आप, 10 क्विंटल कागज अगर आपके बन रहे हैं तो कितने वृक्ष काटने पड़ रहे हैं? 17 वृक्ष, ठीक है ना। कागज की बचत से वनों के साथ साथ हानिकारक रासायनिक पदार्थ, जल तथा ऊर्जा जो इसको बनाने में प्रयुक्त होते हैं की भी बचत होती है। अतः निम्नलिखित कार्यों के द्वारा कागज की बचत की जा सकती है, ठीक है ना। देखो, पुनः चक्रण के द्वारा, पुनः उपयोग के द्वारा, यानी कि आप रिसाइकलिंग करें, रीयूज करें, है ना, और उसके मितव्ययिता से उपयोग करें। जितनी जरूरत पड़े कागज की उतना ही आप इस्तेमाल करें कागज का, ठीक है। जन जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करके भी आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है ना। खुद जागरूक हो जाओगे तो लोग भी जागरूक हो जाएंगे आपसे, ठीक है। हमें कागज की बचत क्यों करनी चाहिए? डबल आ गया है ना, ओके। दी गई शब्द पहेली को पूरा कीजिए ऊपर से नीचे की ओर। ये ध्यान देना है, ऊपर से नीचे की ओर पूछा तो ऊपर से नीचे की ओर जाना है पहेली में, और बाईं से दाईं ओर जाना है तो ऐसा जाना पड़ेगा आपको, ये ध्यान रखना है पहेली में। देखें, विलुप्त स्पीसीज की सूचना वाली पुस्तक, अभी पढ़ा आप लोगों ने कि विलुप्त होने वाली जो जातियां हैं उनको कौन सी पुस्तक में रखा जाता है, उनका नाम कौन सी पुस्तक में लिखा जाता है, तो आपको ये बताना है किसमें? पहेली में, ठीक है ना। बताता हूं मैं आपको पहेली। ये आपकी प्रश्न वाली पहेली है और ये उत्तर वाली पहेली है। तो देखो, ये लिखा हुआ है रेड डाटा बुक, ऊपर से नीचे की ओर लिखा है रेड डाटा पुस्तक, बुक मतलब पुस्तक, ओके। अगला प्रश्न हमारा क्या है भाई? नंबर 1 पे ये ना, ऊपर से नीचे की ओर। देखो, उसने पूछा भी है, दी गई शब्द पहले को पूरा कीजिए ऊपर से नीचे की ओर, राइट है ना, इसका ध्यान रखना है, ऊपर से नीचे, ये राइट। क्लियर हो गया ये? दूसरा देखिएगा, पौधों, जंतुओं एवं सूक्ष्म जीवों की किस्में एवं विभिन्नताएं बाईं से, अब ये ऊपर से नीचे की ओर में ये वाला प्रश्न भी आपका यहाँ से, ठीक है ना, और ये नीचे वाले हैं ये बाईं से दाईं ओर है। तो अभी आपको ऊपर से नीचे ही बताना है, ये भी पौधे, जंतुओं एवं सूक्ष्म जीवों की किस्में एवं विभिन्नताएं क्या कहलाती है? जैव विविधता कहलाती है या बायोडाइवर्सिटी, ठीक है ना। चलो देखते हैं अपन इसमें, ये लिखा हुआ है देखो, जैव विविधता का संकटापन्न, जैव विविधता 2 नंबर पे लिखा हुआ है जैव विविधता, ये बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता, ठीक है ना, ऊपर से नीचे ये बेटा, ठीक है, ओके। अब आगे देखेंगे बाईं से दाईं ओर, बाईं से मतलब इधर से यूं जाना है अब आपको। पृथ्वी का वह भाग जिसमें सजीव पाए जाते हैं, पृथ्वी का वह भाग जिसमें सजीव पाए जाते हैं, ठीक है, बाईं से दाईं ओर सजीव पाए जाते हैं। तो 2 नंबर पे जैव मंडल क्या लिखा हुआ है? ये बायां, बायां से दायां, ठीक है। उसके बाद विलुप्त हुई स्पीसीज, विलुप्त जो हो गई है वो जातियां, ठीक है ना, याद रहे बाईं से दाईं ओर, ठीक है। ठीक है, विलुप्त हुई जातियां किसमें रहेगी? संकटापन्न जातियां, या फिर जैव मंडल, जैव विविधता, या विशेष क्षेत्रीय पुस्तक, यही आएगा संकटापन्न, ठीक है। उसके बाद एक विशिष्ट आवास में पाई जाने वाली स्पेसीज विशेष क्षेत्रीय स्पेसीज कहलाएगी, है ना। तो देखो ये लिखा रहा है यहाँ पे विशेष क्षेत्रीय, विशेष क्षेत्रीय, बाईं से दाईं ओर, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, कैसा लगा आज का हमारा सेशन? यहां पर जाकर जरूर बताइए आप, ठीक है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और रोज का आनंद लेते रहिए। क्यों? क्योंकि आपकी जो बेसिक साइंस है ना, उसको अगर मजबूत करना है ना आपको, तो ऐसा देखिए आप लोग बिल्कुल A to Z आपको एक एक बारीकी से समझ में आ जाएगा कि वास्तव में साइंस है क्या चीज, है ना। जो लोग आप 11वीं 12वीं का साइंस समझ में नहीं आता है, जो कंपटीशन का साइंस समझ में नहीं आता है ना, उसका कारण है क्योंकि आपका फाउंडेशन क्लियर नहीं है, और फाउंडेशन हम क्लियर करवा रहे हैं आपका, ठीक है ना। यहां से शुरुआत कीजिए आप। आपने सुना होगा कि जो यूपीएससी निकालते हैं, पीसीएस बनते हैं, जो कुछ बड़ी पोस्ट पे पहुंचते हैं, वो हमेशा एक बात कहते हैं क्या, कि आप 6 से लेकर 12वीं तक का एनसीईआरटी पढ़िए, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो आप बताइए डाउट क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं क्लास में? यस।
तो ये वो चीजें हम एनसीईआरटी बेस्ड ही पढ़ा रहे हैं आपको, ताकि आपको भविष्य में कोई दिक्कत आए ही नहीं, है ना। साइंस बिल्कुल जड़ से समाप्त हो जाए और आपके दिमाग में कोई डाउट आए ना। तो मिलते हैं हम अगले एपिसोड में। टेक केयर, बाय बाय।